अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया जैद। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी फ़ज़ा बेयकीनी, इस्तराब और बयानियों की जंग में घिरी हुई है। एक तरफ हुकूमत खुद को इस्तेहकाम का ज़ामिन करार दे रही है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रियासती जबर और सियासी इंतकाम का मुकदमा अवामी अदालत में रखना चाह रही है। मगर सवाल यह है कि क्या वाकई सियासत उसूलों पर हो रही है या महज ताकत की बिसात पर हर कुछ अरसे बाद मोहरे बदल दिए जाते हैं। बानी PTI इमरान खान की आंख के मामले ने सियासत को एक बार फिर गरमा दिया है। सेहत का सवाल हो या सिक्योरिटी का, हर पहलू बयानिए की जंग का हिस्सा बना दिया जाता है। हमदर्दी और शुकूक के दरमियान सच कहीं दबसा गया है। क्या हम बतौर कौम किसी की सेहत को भी सियासी हथियार बनाने लगे हैं? असल अलमिया ये है कि सियासत खिदमत से ज़्यादा बका की जंग बन चुकी है। अगर मुकालमा नहीं होगा तो महाज़ाराई बढ़ेगी और अगर मफाहमत नहीं होगी तो अदम इस्तेहकाम गहरा होगा। हम आखिर ये कब समझेंगे? इन सवालों के जवाब अपने पैनल से जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे और आखिरी हिस्से में हम क्रिकेट की बात करेंगे, बल्कि सोग मनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक बार फिर क्रिकेट के मैदान में अपने अजली हरीफ भारत से T20 टाकरे में हार चुका है। और ये सिर्फ एक मैच की बात नहीं है, एक मैच की हार नहीं है, करोड़ों दिलों की धड़कनों का टूटना है। गली मोहल्लों से लेकर सोशल मीडिया तक एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर ये कब तक चलेगा। हम जज्बाती कौम हैं। क्रिकेट हमारे लिए खेल नहीं बल्कि हमारी पहचान, हमारी शनाख्त है। जब सब्ज हिलाली परचम मैदान में लहराता है तो हर दिल खुद को टीम का हिस्सा समझता है। मगर शिकस्त के बाद मायूसी ऊँचे में बदल जाती है। उंगलियां उठती हैं, कभी कप्तान पर, कभी कोच पर और सबसे ज़्यादा सीनियर खिलाड़ियों पर। कहा यह जा रहा है कि वक्त आ चुका है नई नस्ल को मौका देने का, कि पुराने नामों के साए में सलाहियतें दब रही हैं। मगर सवाल यह है कि क्या मसला सिर्फ चंद खिलाड़ी हैं या पूरे का पूरा सिस्टम? क्या हम डोमेस्टिक ढांचे को इतना मजबूत कर रहे हैं कि नया टैलेंट दबाव बर्दाश्त कर सके? क्या सिलेक्शन मेरिट पर है या शोहरत पर? और आवाम ये भी पूछ रहे हैं कि क्या फिटनेस, फील्डिंग और जदीद क्रिकेट के तकाज़ों पर संजीदगी से काम हो भी रहा है या नहीं हो रहा? पैनल की राय हम इस पर जानेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हमारे साथ इस जंग के लिए मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले आगाज़ में हम मुल्क की सियासत की बात करते हैं। इमरान खान की सेहत के हवाले से बात करते हैं। इस पर बात करने के लिए सीनियर एनालिस्ट PJ मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शौकत पराचा साहब हमें ज्वाइन करेंगे और रेटिना स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर कासिम लतीफ़ चौधरी साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। PJ मीर साहब, आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। सर, पहले ये खबर आई कि इमरान खान साहब की जो दाईं आंख है वो 85% मुतासिर है और सिर्फ बिनाई 15% रह गई है। बड़ी तशवीश फैली। इसके बाद हमने देखा कि जो स्पेशल डॉक्टर्स का पैनल है कल वो गया है और मुकम्मल तौर पर मुआयना किया गया है और ये कहा गया है कि एक आंख की बिनाई बिल्कुल ठीक है और दूसरी आंख जिसके बारे में तशवीश थी उसकी बिनाई 70% है चश्मा लगाकर, यानी उसमें बेहतरी आ रही है। सर, सबसे पहले तो आप क्या कहेंगे? क्या बानी ने जब शिकायत की थी तो फौरी तौर पर उनका इलाज नहीं होना चाहिए था? और अगर जैसे हुकूमत कह रही है कि फौरी तौर पर इलाज हुआ है तो ज़ाती मौलिज उन्हें क्यों मुहैया नहीं किया गया? ये हो क्या रहा है? जवेरिया, पाकिस्तान बना हम कितने खुशकिस्मत और हम कितने बदकिस्मत हैं कि हमने प्रेसिडेंट्स को एग्जाइल में डाल दिया, वजीर आजम को एग्जाइल में डाल दिया, प्रेसिडेंट को हमने क्रैश करवा दिया जहाज, प्राइम मिनिस्टर को असैसिनेट हमने इधर देखा असैसिनेट होते हुए। उसके बाद आप देखें कि कोई इधर चला जाता है, कोई उधर अंदर हो जाता है, और आज हम एक एक्स वजीर आजम उसकी आंख के ऊपर बैठे हुए हैं कि हम उसके साथ कर क्या रहे हैं। कितनी बदकिस्मती है कि हमारे पास कोई आइकॉन ही नहीं है। सब जितने भी आपके वज़रा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स आए हैं बेइज्जती होके गए, हर बंदा, और फिर आ भी जाते हैं वापस। बात आती है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि क्या यही सियासत रह गई है? हम जब कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ द कंपैशनेट, आर वी कंपैशनेट? हमारे अंदर कंपैशन है कोई? हमारे अंदर तो कोई कंपैशन है ही नहीं है जब हम इस तरह की बातें करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा है अभी कि राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक की जो स्टेटमेंट्स आई हैं, वंडरफुल। मुझे ऐसे पॉलिटिशियंस चाहिए कि देखो इन दोनों के ऊपर कितना तशद्दुद हुआ है, जेलों में रहे ये दोनों, और आज मैं समझता हूं कि इनको पता है कि क्या होता है जेल के अंदर और क्या नहीं होता। और आज जो इनकी जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ देम। बात आती है कि व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द कंट्री?
एक इसकी आप बात करें, कोई करता है बात? कोई नहीं बात कर रहा। हमारे अंदर ये है कि जो नीचे है उसको रगड़ो और रगड़ते रहो। हमने सबका किया है, एक का नहीं। ये इसका नहीं देख रहे आज, हमने सबको इसलिए किया हुआ है, तो हम कब तक ये करते रहेंगे? बात आती है इमरान की आंख की। आपने अलाउ किया है उनकी किसी फैमिली को या फैमिली डॉक्टर्स को जो एक स्पेशलिस्ट ऑप्थेल्मिस्ट ये कि भाई उनको जाके एग्जामिन करो, देखो उनका अपना गया कोई? आपने बाकी को तो इलाज किया हुआ है। जी। बिल्कुल आपको इलाज, आप डॉक्टर्स गए हुए, मुझे पता है। बेनजीर के पास, आसिफ जरदारी के पास जब जाते थे, जब चौधरी शुजात थे इंटीरियर मिनिस्टर, क्या क्या फैसिलिटीज, हर चीज होती थी। द थिंग इज, व्हाई कांट वी डू इट नाउ? क्या इतनी हमारी दुश्मनियां हो गई हैं गहरी कि एक दूसरे की हम जान के पीछे आ गए हैं? हम अपने मुल्क को फ्रैक्चर कर रहे हैं जवेरिया, हम फ्रैक्चर कर रहे हैं अपने मुल्क को। हम इस तरह पहुंच रहे हैं कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आपके पास यहाँ एक रेटिना स्पेशलिस्ट है। मुझे नहीं पता कि इमरान का क्या इशू है, जो मुझे बताया गया था कि शायद इनको मैक्यूलर एडेमा है, जो कि आंख के पीछे एक प्रेशर हो जाता है और कुछ बढ़ जाता है प्रेशर, और फिर you tend to lose your eyesight, or at least it goes that way. I don't know, the specialist will tell you, but why can't we allow the family to go and take their own doctors? बिल्कुल ऐसी ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पराचा साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। थैंक यू सो मच पराचा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। पराचा साहब, डॉक्टर्स को भेजा गया है कल और प्रॉपर एक मुआयना किया गया है इमरान खान साहब की आंखों का, लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि आखिर सेहत पे सियासत क्यों हो रही है? एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक मसला है, बड़ी तशवीश पाई जा रही है। ठीक है, आप लोगों ने स्पेशलिस्ट भेजे हैं वहाँ पे, पूरी टीम वहाँ पे गई है और मुआयना किया गया है, लेकिन सेहत पर सियासत क्यों हो रही है? अगर एक्स प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मेरे ज़ाती मौलिज को भेजा जाए, और माजी में हमने देखा है कि ज़ाती मौलिज इलाज करते रहे हैं, क्यों इतना मौमा बना दिया इस इशू को, और क्यों वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो इन्हें लगता है कि हमारे साथ हुआ था, वही चीज़ें अब रिपीट कर रहे हैं? यानी ये एक विशिष्ट साइकिल है जो चलता रहेगा। जी, लगता तो यही है, नंबर 1। नंबर 2 के डॉक्टर्स तो गए हैं, या तो क्वेश्चन किया जाए कि डॉक्टर्स नहीं गए, या ये कह दिया जाए कि इनकॉम्पिटेंट डॉक्टर थे, इरेलेवेंट डॉक्टर थे, कि आई की प्रॉब्लम है और ब्लड प्रेशर के भेज दिए गए या रेडियोलॉजिस्ट भेज दिए गए। ये बात भी नहीं है, तो सियासत तो फिर हर तरफ से हो रही है ना। इसलिए कि वो सियासतदान है, वो कोई खुद डॉक्टर नहीं है, वो खुद करेक्टर नहीं है, वो खुद कोई आलिम दीन नहीं है, वो सियासतदान है। सियासतदान को कुछ भी होगा ना तो उसको पॉलिटिक्स ही आएगी दरमियान में, क्योंकि वो सियासतदान है, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक पार्टी के सरबराह हैं, उनकी पार्टी अपना पर्सपेक्टिव देगी, और जो उनके मुखालिफिन हैं, फॉर दैट मैटर दे आर इन द गवर्नमेंट, वो अपना पर्सपेक्टिव देंगे। प्रॉब्लम ये है कि या तो कह दिया जाए कि ये जो डॉक्टर्स गए हैं ये बहुत जूनियर लेवल के थे। मैं सच्ची बात है, मुझे तो नहीं पता, मैं बिल्कुल ही मेडिकल साइंस से बहुत दूर रहता हूँ, तो मेरे नजदीक तो जो डॉक्टर बात करेगा, whosoever is the doctor, if he is relevant, he is senior, he is specialist, और किसी ऐसे इदारे से गए हैं जिस इदारे में इन मसाइल का इलाज होता है, जो अभी मीर साहब भी फरमा रहे थे, तो फिर ट्रीटमेंट तो हो गई ना, फिर तो इलाज हो गया। अब ये कोई नहीं कह सकता कि इलाज नहीं हुआ। हाँ, ये बात जो दूसरी है कि फैमिली को मिला दिया जाता, या उनके जो पर्सनल फिजिशियन है, मैं उनके पर्सनल फिजिशियन की स्टेटमेंट भी जो वीडियो आई मैं सुन रहा था, वो तो वेलकम कर रहे थे कि ये लोग गए हैं। हाँ, लेकिन वो ये कह रहे थे कि मैं ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता इस रिपोर्ट को। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेडिकल प्रोफेशन में क्या जो डॉक्टर्स हैं जो गए हैं वो क्या गलत रिपोर्ट लिखेंगे? अगर तो ये चांस है तो फिर तो कंडेम करना चाहिए। अगर ये चांस नहीं है और समझा जा रहा है कि नहीं, वो जो डॉक्टर्स हैं वो एक्सपर्ट्स हैं, वो उसी टर्मिनोलॉजी में प्रॉपर चीजों को प्रॉपर तरीके से केयर कर रहे थे, तो एक इशू तो ये है कि सॉल्व हो गया कि ट्रीटमेंट मिली या नहीं मिली। ट्रीटमेंट मिल गई, और जो आई साइट है वो 6/9 तक आ गई, 6/36 से। अब दूसरा जो पहलू है वो पॉलिटिक्स का है, उसको जितना मर्जी कोई बात करता रहे, किसी को ना मना किया जा सकता है और ना किसी को हम उकसा सकते हैं। हर एक के लिए फील्ड ओपन है, लोग बातें कर रहे हैं।
ठीक है। पीजे मीर साहब, बैक एंड पे ये भी बातें चल रही हैं, र्यूमर्स चल रही हैं कि कोई डील हो रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं और बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि बानी को अगर कोई जानलेवा बीमारी लाहक हुई तो बैरून मुद्दा क्या चल रहा है? क्या ये ढील दिखाई गई है, क्या लचक का मुजाहरा किया गया है या ये नेसेसिटी थी? आई थिंक एक जो टोन है, जो एक नेशनल टोन है, वो काफी टोन डाउन हो गई है। काफी कहा जाता था कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, अब वो नहीं कहा जा रहा, जो कि मैं समझता हूँ कि एक चेंज आया है। सही। अब इसको अगर आप किस तरह इंटरप्रेट करेंगे कि भाई डील मिल रही है या डील हो गई है, आई डोंट नो। आई थिंक ये उसी वक्त होगा जब इमरान खान के साथ एक डायरेक्ट बात होगी विद द कंसर्न पीपल, फिर आप इसके ऊपर कोई तबसरा कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। वरना जो हम आज बात भी कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी बात हो रही है, और थर्ड पार्टी भी क्या हेयर से है, हेयर से के ऊपर आई डोंट थिंक एनीबॉडी कैन से कि ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि इस पार्टी के अंदर अगर किसी की कोई से है या अगर किसी ने कोई बात करनी है तो वो इमरान खान ही है और कोई नहीं। क्योंकि आपने देख लिया इंटरप्रिटेशन और मिस इंटरप्रिटेशन पीछे बहुत हुई है, जिसके ऊपर हर किस्म के तबसरे शुरू हो गए, जिसके अंदर हर किस्म के कॉनोटेशन शुरू हो गए। सो आई डोंट थिंक के अनटिल एंड अनलेस जब तक कि इनसे डायरेक्ट बात नहीं होती है, जैसे मैंने पहले कहा with whoever to whom it may concern, तब तक ये आगे बात नहीं बढ़ेगी। सही। पीजे मीर साहब, हमारे तमाम सवालों के जवाब हम पूछेंगे जानने के लिए डॉक्टर कासिम लतीफ़ चौधरी साहब, रेटिना स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम समझने और जानने की कोशिश करते हैं आखिर इमरान खान साहब को आंख की कौन सी बीमारी लाहक है, इसका इलाज कैसे हो सकता है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइएगा, ये हमें समझाइएगा कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब को आंख की कौन सी बीमारी लाहक है। पहले ये कहा गया था कि उनकी आंख की बिनाई 15% रह गई है, अब कहा जा रहा है कि एक आंख की बिनाई 6/6 है और एक की 6/9 है। सर, इन टर्म्स को प्लीज हमें समझाइएगा। खान साहब की जो आंख है उसकी जो बीमारी को हम सेंट्रल वेन इक्लूजन कहते हैं, CRVO। आंख में खून की दो नालियां होती हैं, एक से खून आता है जिसे हम आर्टरी कहते हैं और एक है वेन जिससे खून बाहर जाता है, आंख से वापस हार्ट की तरफ जाता है। सो जो इनकी खून की नाली जो खून आंख से वापस लेके जाती थी वेन, वो बंद हो गई और उसके बंद होने की बड़ी वजूहात हैं। ब्लड प्रेशर का ज्यादा हो जाना, डिहाइड्रेशन, ज्यादा देर पानी ना मिलना, खून के अंदर चर्बी का ज्यादा होना या जिसम में किसी भी किस्म की सोजिश हो जाए उसकी वजह से ये हो सकती है। और इंक्रीजिंग एज इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर। सो इस बीमारी के अंदर पेशेंट शुरू में आपको कहता है जी आंख की नजर कम हो रही है, धुंधली हो रही है, फिर अगर पर्दे पे खून या पानी जमा हो जाए क्योंकि पर्दे से आंख के खून नहीं जा रहा होता तो नजर एकदम कम हो जाती है। और इसकी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आंख के अंदर खून आ जाना, पर्दे में खून आ जाना या काला मोतिया हो जाना, ये सारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ट्रीटमेंट इसका हम इंजेक्शन लगाते हैं, जो FDA अप्रूव्ड इंजेक्शन, FDA का जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि 3 इंजेक्शन लगाए हर महीने ताकि खून की नाली खुल जाए, जो खून पर्दे पे जम जाए या पानी जम गया वो जज़ब हो जाए। जैसे जैसे पानी जज़ब होता जाता है हमारी नजर बेहतर होती जाती है। अब इसकी 2 टाइप्स हैं, या तो पर्दा इतना डैमेज हो जाएगा रिकवरी ना कर सके, और दूसरी नॉन इस्कीमिक है जिसमें अगर खून या पानी जो पर्दे पे जमा हो गया वो इंजेक्शन के साथ अगर एब्जॉर्ब हो जाए तो नजर हमारी 70 से 80% हो सकती है। सो अब जो रिपोर्ट पहले खान साहब की जो आई, जो टीवी मीडिया पे चलती रही कि 15% नजर रह गई, वो जरूर उनकी आंख का चूंकि ट्रीटमेंट डिले हो गया, उसकी वजह से पर्दे पे पानी बहुत जम गया तो उनकी नजर इंप्रूव नहीं हो रही थी। अब इंजेक्शन जब उनको लग गए हैं, एक इंजेक्शन शायद अब लग गया है, दूसरा इंजेक्शन 25 फरवरी को शायद प्लान है, जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं। सो उससे खून या पानी और अपनी जगह से एब्जॉर्ब हो जाएगा तो विजन में बेहतरी आ जाएगी। ये जो आपने 6/6 और 6/9 कहा, 6/6 का मतलब है कि जो डॉक्टर जो विजन चार्ट देखते हैं उसके हम अगर सारी लाइंस पढ़ लें तो हम उसे 6/6 कहते हैं। और 6/9 का मतलब है कि ऊपर की 6 लाइनें नहीं पढ़ी जा रही लेकिन ऊपर की 4 या 5 लाइनें या उनके कुछ हिस्से हम पढ़ सकते हैं। सो इस 6/9 का ये मतलब नहीं है कि नजर 90% है। 6/9 का मतलब है कि कुछ हिस्से जो विजन के हैं वो ऊपर की 5 लाइनों को पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ हिस्से दरमियान से कुछ वर्ड वो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि उस एरिया वो डैमेज हो गया होगा या वहां पे पानी मौजूद होगा। हमें ये भी बताइएगा कि एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट है इस बीमारी का, दूसरा ये बताएं कि ऐसे पेशेंट्स को एनवायरनमेंट कैसा मुहैया करना चाहिए ताकि आंख की रिकवरी जल्दी हो जाए और दूसरी आंख भी मुतासर ना हो।
सो मैडम इन लोगों के अंदर एनवायरनमेंट का कोई इतना इशू नहीं है। अच्छा। इट इज जस्ट कि इनकी जो सिस्टेमिक डिजीज है, जिसमें अगर किसी को शुगर है या ब्लड प्रेशर है, या उसको खाना सही मुहैया किया जाए जिसके अंदर नमक ज्यादा ना हो, उसके साथ तो उनकी शुगर या ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए। सो ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि कमरा छोटा है या बड़ा है, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। यस, अगर वो एक्सरसाइज करते हैं वही चीजें, सो ये सारी चीजें बेहतर हैं कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके अंदर इसके होने के खतरात कम होते हैं। और दूसरी चीज जो है कि ये डिजीज का ट्रीटमेंट, सो इसका ट्रीटमेंट जैसे मैंने कहा FDA अप्रूव तो यही है, और वो हॉस्पिटल सेटिंग्स में हो सकता है, वो जेल में मुमकिन नहीं है। तो इनको हॉस्पिटल से जेल से उधर ही जाना पड़ेगा, वहीं टेस्ट होते हैं, जिन मशीनों पे टेस्ट होते हैं OCT एंजियोग्राफी, वो हॉस्पिटल में हो सकते हैं, जेल में नहीं हो सकते। डॉक्टर साहब, पिम्स और अल शिफा की जो मेडिकल टीम गई है, आपको लगता है कि दे आर एक्सपर्ट इनफ कि वो वहां पे जाए? वेरी कॉम्पिटेंट। जी जी, पिम्स की और जो अल शिफा की टीम खास तौर पे, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट, देयर आर कोलीग्स एंड दे आर वेरी कॉम्पिटेंट। एंड आई थिंक कहीं भी जिस तरह ये जो ट्रीट वो हैंडल कर रहे हैं, एनीवेयर इन द वर्ल्ड दे वुड हैव डन द सेम थिंग जो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा हमारी जो कन्फ्यूजन थी, हमारे सवालात थे, वो आपने क्लियर किए हैं, और हमें पता चल रहा है कि इमरान खान साहब की जो ट्रीटमेंट हो रही है उससे खासी बेहतरी हो रही है। कुछ और सवाल हैं वो भी आपसे हम जानेंगे, लेकिन हमारे दीगर गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। पराचा साहब, सियासत, जिस तरह से आपने शुरू में बात की थी कि सियासत हर तरफ से हो रही है, क्या ये मुल्क के लिए बेहतर है कि सेहत पे सियासत की जाए? हमारे पास कुछ दीगर इश्यूज़ भी हैं जिस पे अगर हम सियासत करें तो हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, इतने ज़्यादा हमारे पास इश्यूज़ हैं, अवामी इश्यूज़ हैं, हमारे सूबे के इश्यूज़ हैं। और अगर हम दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत की बात करें तो अवाम इस वक्त खासे परेशान नज़र आ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि इन चीज़ों से निकल कर हमें अवाम का सोचना चाहिए, और अगर हम KP हुकूमत की बात करें तो उन्हें सूबे का सोचना चाहिए? सोच रहे हैं ना, या आप और मैं इस तरह के लोग सोचते हैं? देखिए ना, जब से ये 2018 के इलेक्शन के बाद जो पॉलिटिक्स चली है, उसमें परफॉर्मेंस पे कोई बात ही नहीं हुई। उसमें तो रेटरिक चला है, और खास तौर पर अप्रैल 2022 के बाद कभी ये बात हुई कि PTI के 3.5 साल में क्या परफॉर्मेंस रही। नून लीग के लोग या वफाकी हुकूमत में खड़े होने वाले लोग ये कहते हैं कि हमने तो मोटर बनवाए, हमने शाहराहें बनाई। पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने आइन में फ्रिक्शन निकाली, हमने सूबों को इकट्ठा किया, और फॉर दैट मैटर हमने सूबों को अख्तियार दिया। लेकिन ये जो PTI की 3.5 साल हुकूमत थी, कभी इस पे बात नहीं हुई। या 13 साल जो KP में हुकूमत है, उस पे कभी बात नहीं हुई। पीपल्स पार्टी का तो रोजाना पोस्टमार्टम किया जाता है ना कि सिंध में आपकी हुकूमत है, वो जो भी कर लें उस पे तो तनकीद होनी है। वो मुगल आजम है, 50 साल से लगी हुई है, और वो मुगल आजम जो है वो चल रही है। लेकिन ये जो आपने अहम बात की है, और यकीनन ऐसा होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। PTI बड़ी कामयाब हिकमत अमली के साथ उस तरफ आने ही नहीं देती कि जिसमें परफॉर्मेंस की बात हो, जिसमें उनकी गवर्नेंस की बात हो। तो लिहाजा आप और मैं तो कहते रहेंगे, लेकिन जो प्लानर्स हैं उनके, वो तो नहीं इस तरफ आएंगे ना, तो परफॉर्मेंस पे बात नहीं होगी। ये यार पर, हाँ, आज जो है वो उनकी सेहत है, कल कोई और इशू आ जाएगा। पहले वो साइफर था, पहले अमेरिकन रिजीम चेंज थी, जितने नारे लगते रहे वो सारे परफॉर्मेंस की तरफ तो किसी की भी एक लाइन भी नहीं आई। बिल्कुल सही है। पीजे मीर साहब, डॉक्टर साहब की आपने बातें सुनी। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ये जो बीमारी है CRBO, उन्होंने बताया अगर जिस तरह से अगर हम इमरान खान साहब की रिपोर्ट्स को देखें तो फिर ऐसा लग रहा है कि इलाज हो रहा है और बेहतरी आती जा रही है। फिर एनवायरनमेंट के हवाले से भी वो कह रहे हैं कि कोई एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता। तो जो खबरें थी कि उन्हें यहाँ से निकालना मकसूद है, या अगर यहाँ पे कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स नहीं होंगे तो बैरून मुल्क भी उन्हें ले जाया जा सकता है, तो फिर वो दम तोड़ रही हैं रूमर्स? देखिए, डॉक्टर साहब इज एन एक्सपर्ट। बात यहाँ है कि जब आप एक आई ड्रॉप्स डालते हैं, वो आपकी आंख के सामने जाता है। ये जो प्रॉब्लम है ये रेटिना के पीछे है, और रेटिना के पीछे बिल्कुल उन्होंने सही कहा, एक स्पेशल इंजेक्शन होता है जो कि हर महीने एक इंजेक्शन लगता है। अब ये अगर टाइम पे आपने नहीं लगवाया, आपकी जो विजन है वो कंप्लीटली नहीं आती है, यू गेट अ डबल विजन।
और ये जो डबल विजन है, इसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा कि जब वो जून में कह रहे थे कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, तो व्हाई डिडंट समबडी टेक नोटिस ऑफ इट? अब आप जब वो बहुत ही खराब हो जाती है, व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग योर आईसाइट, जिस तरह खबरों में है कि 85% चली गई है, उस नौबत पे आप क्यों गए हैं? क्योंकि इसको, ये जो बीमारी होती है जिसको कहते हैं एडीमा, मैक्यूलर एडीमा, जो कि रेटिना के पीछे होती है, उसमें सही कहा उन्होंने, आपका वो फ्लूइड आ जाता है। वो फ्लूइड को आप नीचे लेके आते हैं थ्रू दिस इंजेक्शंस, नॉट थ्रू एनी आई ड्रॉप्स। तो ये इतनी डिले इस पे क्यों हुई है? एक दूसरी चीज जो उन्होंने बात की है, मैं कहूंगा बिल्कुल पिम्स के डॉक्टर ठीक होंगे, एब्सोल्युटली, बट जवेरिया पाकिस्तान के अंदर एक सस्पिशन का फैक्टर इतना बड़ा है कि अगर आप सही भी कर रहे होगे, अगला उसको सस्पेक्ट करेगा। सही। तो उस सस्पेशन को ओवरराइड करने के लिए आप फैमिली के किसी का मेंबर को ले जाओ या उनके अपने डॉक्टर को ले जाओ, वो आपकी कोई कंट्रोवर्सी रहेगी नहीं। देखो ना, जब आपने एक फैसला कर दिया है कि एक जो आपका प्रिजनर है, आपने उसका इलाज करना है, तो फिर आप खुल के करने दो यार। मेरा आपसे ये सवाल है, व्हाट्स बिग डील इन दिस, कि अगर आप जाती नॉलेज को जाने देते हैं, ये जो एक्सपर्ट्स गए थे इनके साथ आप एक जाती नॉलेज को भी जाने देते, तो क्या मसला हो जाना था? मसला, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। What's the big deal? The big deal is stupidity. It is stupidity. यार, नवाज शरीफ को हमने फैसिलिटी दी, जनरल मुशर्रफ को हमने फैसिलिटी दी, आपने बेनजीर जुल्फकार अली भुट्टो को दी, उनके पास डॉक्टर नियाज़ी नहीं जाते थे जेल के अंदर, उनके अपने डेंटल सर्जन, बिल्कुल वो नहीं जाके उनके इलाज करते थे ना, बिल्कुल करते थे। Why can't we do it here? बिल्कुल। इतनी दुश्मनी होगी। देखो ना, आप जेल में जब भुट्टो साहब थे, जनरल जिया वाज देयर, लेकिन ही नेवर स्टॉप्ड। विजय साहब, आप सही कह रहे हैं कि सियासत जरूर होनी चाहिए, लेकिन जब बात सेहत पे आ जाए तो फिर हमदर्दी का मुजाहरा किया जाना चाहिए, कंपैशन दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि यहाँ तक पहुँचने में, जैसे लास्ट टाइम ये बताया गया कि 85% आंख मुतासर हुई है, आप क्या समझते हैं कि डिलेइंग फैक्टर भी काउंट हुआ है? जब इमरान खान साहब कह रहे थे, इशू बता रहे थे कि मुझे ये मसला आ रहा है, अगर फौरी तौर पर उसको वहीं पे पकड़ लिया जाता तो इतना मसला ना होता? बिल्कुल मैडम, आप सही फरमा रही हैं। अगर जितनी जल्दी इनको इंजेक्शन लग जाते, जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होता, उतनी ही अच्छी नजर बच सकती थी। सो 80-85% का मतलब है उनको सेंटर से नजर आना बिल्कुल बंद हो गया होगा, तभी उन्होंने ये कहा होगा। और अब ये नहीं पता कि फाइनल कितनी विजन बच सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने प्लीज ये भी बता दीजिएगा कि क्या खतरा है कि एक आंख मुतासर हुई है तो दूसरी भी हो सकती है? जी मैडम, 7 to 11% होता है रिस्क दूसरी आंख के इन्वॉल्व होने का। अच्छा। अगर एक आंख में हुआ है तो हर 100 में से 7 से 11 लोगों में दूसरी आंख भी इन्वॉल्व हो सकती है। सही। तो ये जो ट्रीटमेंट हो रहा है अभी, ये डॉक्टर साहब एक आंख का ही हो रहा है या ये दूसरी आंख के लिए भी हो रहा होगा कि वो मुतासर ना हो? सिर्फ एक आंख है जी, जो इफेक्टेड आई है उसके लिए है। लेकिन ये जरूरी है ढूंढना कि इस आंख में हुआ क्यों। आया ब्लड प्रेशर बढ़ा है, जिसमें सोजिश है, या कोई और प्रॉब्लम, या आंख का प्रेशर बढ़ा, ये जब तक ये जरूरी है ताकि खुदा न खासा दूसरी आंख में ना हो जाए। और सर, आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे इलाज प्रॉपर तरीके से हो रहा है या इस तरह के पेशेंट्स जो हैं उन्हें बाहर भी भेजा जा सकता है बैरून मुल्क ट्रीटमेंट के लिए? मैडम, ये जो इलाज है ये तो पाकिस्तान में अवेलेबल है और फ्री अवेलेबल तमाम रेटिना यूनिट्स के अंदर अवेलेबल है। खुदा न खासा कॉम्प्लिकेशन हो तो यहाँ पे डिलीवरी हो सकती है, वो शायद उसके लिए सही। पीजे मीर साहब, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद। मीर साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर साहब, आपने इनको देखा होगा, प्राइम मिनिस्टर को फॉर्मर, कि इनकी आंख के नीचे बैग्स बन जाते थे, कई दफा बिल्कुल ठीक होते थे, कई दफा बहुत ज्यादा बन जाते थे। Was that a start of a disease or you think that was water retention? कुड बी वाटर रिटेंशन जी। एज के साथ वैसे भी बैग्स बन सकते हैं, और अगर हमारी किडनीज खराब हो रही हो उनमें भी बैग्स बन सकते हैं। तो ये तो इन्वेस्टिगेट होकर ही पता चल सकता है कि क्यों बन रहे थे बैग्स। सही। नींद का पूरा ना होना भी बैग्स से ठीक है, बहुत से अदर फैक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर कासिम लतीफ चौधरी साहब, रेटिना स्पेशलिस्ट, हमारे साथ मौजूद थे। पराचा साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट की हम बात करेंगे, कल के पाकिस्तान इंडिया की मैच बात करेंगे। पीजे मीर साहब हमारे साथ ही मौजूद होंगे और नसीम राजपूत साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हमें ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस साल का जो T20 वर्ल्ड कप था ये शुरू से ही कंट्रोवर्शियल हो गया और पाकिस्तान ने फर्म स्टैंड लिया। पाकिस्तान ने कहा कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे। वजूहात आप सबको पता है कि क्या वजूहात थी, लेकिन फिर फाइनली कहा गया, मिन्नतें की गई कि नहीं ये मैच होना चाहिए और शराइत मानी गई कुछ, इस वजह से पाकिस्तान ने ये मैच खेला। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से मैच खेला बड़ा अफसोसनाक था। टीम की परफॉर्मेंस नहायत बुरी थी और शर्मनाक शिकस्त का सामना पाकिस्तानी टीम को करना पड़ा। 61 रन से पाकिस्तान ये मैच हार गया। पीजे मीर साहब, इंडिया के साथ मैच हो और हमारी टीम की ऐसी परफॉर्मेंस जो कि पहली दफ़ा नहीं है, एक अरसे से हम देख रहे हैं कि एक तसलसल चल रहा है हमारी टीम की इसी परफॉर्मेंस का। इस दफ़ा वजह क्या बनी और क्या देखते हैं आप, पाकिस्तानी टीम कहाँ स्टैंड करती है? इस दफा अब अगर आप स्टेटिस्टिक्स लेंगे तो 8-1 हो गया अभी, तो ये सबसे ये आपके सामने रिजल्ट है। ये द क्वेश्चन इज कि देखो हमारे लड़के बुरे नहीं हैं। अच्छा। ये अच्छे लड़के हैं। मुझे पता है कि पूरे पाकिस्तान में सख्त तनकीद हो रही है, मायूसी भी है, डिसअपॉइंटमेंट, हर चीज मौजूद है, बिल्कुल ठीक है। बट क्वेश्चन इज कि वेयर डिड वी गो रॉन्ग? Where we went wrong is, एक तो बॉलिंग के अंदर आपने उस विकेट के ऊपर एक फास्ट बॉलर खिलाया, उसके बाद आपने 6 स्पिनर्स खिला दिए। अब आप मुझे बताओ कि जिस पे हमारा बड़ा नाज था, वो क्या नाम है, अबरार, 38 रन दे गया, वो बड़ा था, हो जाता है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। आपने एक और सीमर, अगर आपके पास एक है बॉलर फहीम, उसको आपने गेंदें क्यों नहीं कराई? उसको आपने किस लिए रखा हुआ? सभी यही कह रहे हैं। आपने पहले भी नहीं कराई, अभी भी नहीं कराई। बिल्कुल, आप फहीम को आपको करानी चाहिए थी। कहीं ना कहीं विंडो आपको मिल जाती है। इन कंपैरिजन आप एप्पल टू एप्पल करें, बुमराह एंड पांड्या 4 आपके आउट कर देते हैं। वो कौन है? पेस बॉलर्स है ना जी, पेस बॉलर्स, क्योंकि उन्होंने बॉलिंग सही की है। आपके इसने शाहीन ने आते ही आपको शॉट ऑफ लेंथ गेंद करेगा, आपने उसको शांत को देके पहला छिक्का खा के आपने तो उसकी आंख खोल दी। अब जो इन कंपैरिजन ये जो दोनों हैं, ये विकेट टू विकेट इन्होंने गेंदें की हैं, और अगर इन्होंने गेंद उठाई भी है, इतना उठाई है कि आपको फोर्स किया है कि आप वो शॉट खेलो। हालांकि आप इसको डिफ्लेक्ट कर सकते हो, इधर उधर कर सकते हो आप। 1 and 2 में किसी ने कॉन्सेंट्रेट किया नहीं। हाँ जी, वो आप ये शुरू के ओवर्स हैं, उसके अंदर आपने इसके अंदर आपने छिक्के चौके मारे। नो, जहां तक आपको, जब तक आप 1s and 2s पे नहीं जाएंगे, एज अ बॉलर मुझे ज्यादा तकलीफ होती थी कि मुझसे कोई सिंगल ले ले, मुझे कोई चौका छिक्का मार दे, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी। मुझे 1s and 2s, क्योंकि 1s and 2s के ऊपर ही आपकी गेम बेस होती है। चौका छिक्का इज अ बोनस। आपने उसको अपने आप को वहां एक्सपोज कर दिया। सो और जो बैटिंग आपकी हुई है, मैं समझता हूं कि बैटिंग वाज हाईली रिस्पांसिबल। स्टूपिड शॉट्स आपने जो खेली हैं, पर्टिकुलरली बाबर की। बाबर इज नॉट अ स्लॉगर, वो स्ट्रोक प्लेयर है। और आपको पता है कि उस्मान ने 2 छक्के मार दिए हैं, 2 चौके मारे हैं, आपको 2 रन से 8 रन मिल गए, आपको क्या जरूरत है जाके वही करना जी। और तुम सीधा खेलो। वो गेंद सीधा खेलते, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी। सो दैट वाज एन इररिस्पांसिबल शॉट। तो आपका कप्तान ले लो, कप्तान को चाहिए था कि एक एंकर का रोल प्ले करे, वो भी जाके फ्लैम्बॉयंट शॉट्स के अंदर आउट हो गया। तो मैं समझता हूँ कि इनको क्रिकेटिंग सेंस इनमें नहीं आई। मुझे नजर क्रिकेट सेंस आपको लगता है इनमें नहीं है। इरफान ज़हीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान ज़हीर साहब, फिर हार गया पाकिस्तान ये मैच और शाहिद अफरीदी कह रहे हैं, जो साबिक क्रिकेटर्स हैं गुस्से का इजहार कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी तो कह रहे हैं कि मेरे बस में हो तो मैं बाबर, शाहीन और शादाब को बाहर बिठाऊं, नए लोगों को इन करूं। आप क्या समझते हैं, क्या वजह बनी कल के मैच की हारने की और इतनी बुरी तरह टीम हमारी हारी है? देखिए, बिल्कुल वो कह रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि जब सिलेक्शन हो रही होती पहले क्यों नहीं कहते, हारने के बाद क्यों कहते हैं। और हर दफा तो सियासत के अंदर हम सुनते हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, ठीक है, जो नई गवर्नमेंट आती है, टीम का भी यही हाल है कि जब बुरा परफॉर्म करते हैं जी, रीबिल्डिंग फेज है, वो 6 मंथ की कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, उसके बाद वही लड़के वापस आ जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, आपके सिस्टम को पोलराइज कर दिया गया है, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है। ये लड़के जो दमाद हैं, कुछ है, ये घूम फिर के आ जाते हैं, ठीक है। शादाब को विदाउट एनी परफॉर्मेंस आप लेके आए, आपके 3 प्लेयर थे जो कंटिन्यूसली आपके डोमेस्टिक में, और आपकी जो सबसे बेस्ट प्लेयर की क्रिकेट है वो पाकिस्तान ए है, पाकिस्तान शाहीन है। उसमें मां सदाकत टॉप ऑफ द नॉच था, वो बेस्ट परफॉर्मर था एशिया कप का, जिसने एशिया कप जिताया, राइजिंग स्टार। इसी तरह वो अहमद दानियाल है, जिसने लास्ट ओवर जीत करके फिर सुपर ओवर में मैच गया, वो सुपर ओवर उसने मांगा। आप रोना रोते हैं हमारे पास फास्ट बॉलर नहीं है, जो है उसके साथ क्या किया आपने उसको अपॉर्चुनिटी दी। सबसे बेस्ट स्पिनर शादाब से
सुफियान से, उस्मान तारिक से अच्छा स्पिनर सुफियान था। आप जब टीम में था तो उसको खिलाते नहीं थे, बाहर बिठा के रखते थे। जब उसने और अच्छी परफॉर्मेंस दी फिर भी आपने टीम में नहीं डाला। अच्छा, फिर अब आप टीम के ऊपर आ जाते हैं। पूरी दुनिया को मालूम था, पूरी दुनिया को, किसी भी एक्स क्रिकेटर से बात कर लें, किसी गली मोहल्ले के बच्चे से बात कर लें कि पाकिस्तान इज नॉट ए गुड चेजर। ये अभी से नहीं है, लास्ट 3-4 डेकेड से। अच्छा, फिर आप प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन क्या है? आपने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अपने घर में व्हाइट वॉश किया। आपने क्या चेस किया? किसी मैच में, तीनों मैचेस में आपने टॉस जीता था। फिर आपने एक मैच खेला, पहला नेदरलैंड के अगेंस्ट, बहुत कम हरीफ, जिसे तगड़ी टीम कहना चाहिए, बड़े हल्के लेवल की थी। आपने बड़ी मुश्किल से बाय चांस, बाय लक, बाय ग्रेस ऑफ अल्लाह, वो कैच राना फहीम अशरफ का ड्रॉप होता है और आप वो मैच जीतते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि आप भारत के खिलाफ चेस कर लेंगे। अच्छा, फिर आप पिच पे आ जाए। सबसे बड़ा मैं क्राइम ये समझता हूँ कि हमारे कोच और हमारे कप्तान को पिच रीड करनी नहीं आती। इस पे 100 दफा बहस करनी किसी ने कर ले। सारी दुनिया कह रही है स्लो पिच है, बैटिंग मुश्किल है। 3 वर्ल्ड कप के मैचेस हैं जो उस पिच पे हो चुके थे, वो टीमें जीती जिन्होंने पहले बैटिंग की। फिर दुनिया का स्टैट्स बता रहा है आपको, आपके पास भी डाटा एनालिस्ट होगा, कि 75% रेशो ये बता रहा है कि जो टीम पहले बैटिंग करती है उसका ज्यादा चांस है टीम जीतने का। तो कौन सा रॉकेट साइंस था, कौन सा आइंस्टाइन था आपके पास जिसने आपको कहा? और फिर उसके ऊपर सबसे बड़ा दुख वाली बात कि कप्तान और खासतौर पर पर्टिकुलरली कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इस डिसीजन को बैक कर रहा है। अच्छा, फिर आ जाए फर्दर डिसीजंस के ऊपर। आपका एक ही ट्रम्प कार्ड था या एक मैच विनर था, वो हो सकता था जिसपे भारत डरती थी, वो आपका था फखर जमान, आपने नहीं डाला। फिर कभी हो सकता है दुनिया की कोई टीम जिसके अंदर 5 ऑलराउंडर खेल रहे हो, आपने 5 ऑलराउंडर टीम में खिलाए। जैसे सर ने बात की, बिल्कुल ठीक ही, फहीम अशरफ ना बैटर है ना बॉलर है, हमें पता ही नहीं चलता। किसी मैच में बॉलिंग करेगा तो बैटिंग नहीं करेगा, बैटिंग करेगा तो बॉलिंग नहीं करेगा। फिर हमारा कप्तान ने अगर उससे सरप्राइज किया, उसको पहले ओवर में विकेट मिल गई। इरफान साहब, मेरे पास बहुत से सवाल हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पीसीबी के जो चेयरमैन हैं उन्हें क्यों रखा गया है, उन्हें सेंस नहीं है, क्रिकेट सेंस नहीं है। इसके साथ साथ हम फिर उसी पे आ गए हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम आगे जाएंगे, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम नहीं जाएंगे, हमेशा की तरह। इस सब पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। पीजे मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और इरफान ज़हीर साहब भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब भी खासी तनकीद उन पर हो रही है और शुएब अख्तर ये कह रहे हैं कि जिसे क्रिकेट का पता नहीं वो पीसीबी का चेयरमैन है, ऐसे में टीम आखिर कैसे जीतेगी? इरफान ज़हीर साहब, चेयरमैन पीसीबी के हवाले से जो बातें हो रही हैं, क्या आप उससे अग्री करते हैं? देखिए, ये बिल्कुल, ये मोहम्मद हफीज ने भी कुछ अर्सा पहले स्टेटमेंट दी थी और अभी आज सबने सुनी है शुएब अख्तर की स्टेटमेंट भी। ये बात तो होगी। देखिए, आप एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत तगड़े हैं, आपकी सब उसको एडमायर करते हैं, जो डिप्लोमेटिक चीजें हैं वो सब A1 है। लेकिन इस सारी चीजों से सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है वो टीम की विक्ट्री भी है। अगर टीम की विक्ट्री कहीं नहीं आएगी और टीम का जो हम विक्ट्री का जो एक कनेक्शन है, मैं हमेशा कहता हूँ जब किसी स्पोर्ट्स से विक्ट्री खत्म होती है तो वो स्पोर्ट्स आपके सिस्टम से ऑब्सोलीट हो जाती है। जैसे हॉकी देखी हमने, स्क्वॉश देखी, तो ये कह देना कि नहीं जी वो सिस्टम बन रहा है, ऐसे हो जाएगा, ये आप इस तरह आराम से ये कह नहीं सकते। पाकिस्तान में 2 चीजें होती हैं, या अगर आप हारते हो तो कप्तान जाता है या चेयरमैन जाता है। ये हमारे पिछले प्रेसिडेंट है, हम मानते हैं कि आप बहुत स्ट्रांग है, आपकी डिसीजन है, आपने एक नीति भी है, लेकिन आप जिन लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं खुदारा वो तो देखे। अब बार बार घूम के वही लोग आते जा रहे हैं। अगर पूरा पाकिस्तान कह रहा था चैंपियन ट्रॉफी में कि स्पिनर डालो, नहीं डाले। अभी हम पूरा पाकिस्तान मीडिया के लोग कहते रहे हैं कि आप सुफियान को डालें, अहमद दानियाल को डालें, आप उसको मां सदाकत को डालें। तो ये कौन से ये सिलेक्टर है? सिलेक्शन मेरिट पे होती है हमारी टीम में? देखिए, 7-8 लड़के या 10 लड़के तो चले होते हैं, सिलेक्शन तो होती 4-5 की है ना ऊपर। जो आपको लगता है कि ये बच्चा डिजर्विंग है उसको लाना, जब उसको ही नहीं आप सिलेक्ट करेंगे तो फिर कहाँ रहेगी? आप देखिए बाबर को किस परफॉर्मेंस पे खिलाया जा रहा है बार बार, शाहीन को किस परफॉर्मेंस पे डाला जा रहा है, शादाब किस परफॉर्मेंस पे, हमें मुझे नाम लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें, अब कितनी दफा हम ये बातें सुनते हैं, हर दफा हर इवेंट के बाद इन्हीं के नाम लेते हैं। सिर्फ क्या हमें रिजवान और हारिस रऊफ नजर आए थे? इनका क्या करना था आपने? और आज जो लड़कों के मैंने नाम लिए वो बारहा परफॉर्मेंस दे के क्यों करते रहे? फिर कोच की जो अप्रोच है, आप मैंने जब बताया कि कोच हमारा ये रीड नहीं कर सकता पिच कैसा है, उससे मैंने क्वेश्चन किया एशिया कप के अंदर कि हमारे जो प्लेयर है वो हाथ से स्पिन को रीड नहीं करते। वो कहता जरूरत नहीं है, यू कैन रीड फ्रॉम द सरफेस। यानी कि अगर यो क्रिकेट की अलिफ बे जानता है और उसको ये जुमला बोले, वो कहेगा आपको तो करीब तक नहीं आना चाहिए क्रिकेट के, तो हमारा कोच है वो सिर्फ गोरा है, इसका मतलब है कि हम रख लेंगे। तो ये जो सिस्टम पूरे का पूरा हाईजैक कर लेते हैं कुछ लोग आके, और जो उनके सराउंडेड हैं, गुड सर बहुत अच्छा है,
ऐसे लोगों से आपको जान छुड़ानी है। तो इरफान This is, साहब I think, फिर the इसका last मतलब तो opportunity ये for हुआ कि everyone. हमारा सिस्टम पूरे का पूरा ही चेंज होने वाला है, यानी ग्रास रूट लेवल से लेकर हायर लेवल तक Yes. पूरे का पूरा सिस्टम ही चेंज होना है। सर्जरी की बात सबसे हुई थी, important बात की है। सर्जरी हमें नजर तो नहीं आई। यही सर्जरी होनी थी कि आपने मेरिट बनाना था कि वो लड़का टीम में आएगा जो डोमेस्टिक खेलेगा। आपने यही मेरिट बनाना था कि हर लड़के को जो परफॉर्मर होगा वो आएगा। आपने किसी की तरह का बैगेज कैरी नहीं करना। आप किसी का नाम बढ़ा है तो इसका मतलब है कि फिर इंतजामुल हक को तो आज तक खिलाते रहते, वो तो सबसे हाईएस्ट रन गेटर था। जी। तो ये आपने उनको बताना है। और फिर अगर आपके होते हुए सब कुछ हो रहा है, आपके पास टाइम नहीं है, आप पॉलिटिकल चीजों में एंगेज है, तो ये कुछ यूज नहीं है आपका। देखिए ना, आपने सर्जरी का बोला, हमने वेट किया, आपने कोई डिसीजन लिए, वो सारे 3-4 मंथ के बाद वापस हो गए। एक आपका डिसीजन उस पर परसिस्ट नहीं किया। जहां आप अच्छी चीजें कर रहे हैं, आपने स्टेडियम बनाए, आपने इंडिया के साथ स्टैंड लिया, आपने दुनिया को मैसेज किया, बांग्लादेश के साथ खड़े हुए, पूरी नेशन ने आपको सपोर्ट किया। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, ये सारी चीजें सेकेंडरी हैं, इंपॉर्टेंस रखती हैं, बट इन सबसे ऊपर टीम की परफॉर्मेंस है। बिल्कुल टीम ऐसे की ही है। परफॉर्मेंस और जब नहीं तक वो आएगी, टीम की आप जो परफॉर्मेंस मर्जी नजर कर नहीं लें। आएगी तो फिर सवाल तो उठेंगे। पीजे मीर साहब, आप किस तरह देखते हैं चेयरमैन पीसीबी को? बहुत से काम वो कर रहे हैं, जैक ऑफ ऑल, और अगर हम क्रिकेट की बात करें तो खासी तनकीद का निशाना उन्हें बनाया जा रहा है कि जिसका ताल्लुक ही नहीं है इस फील्ड से वो कैसे चेयर कर सकता है इसको। और साथ ही साथ अगर हम डोमेस्टिक निज़ाम की बात करें तो सर आप इसको कैसा देखते हैं? क्या हमें इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है हमारे खिलाड़ियों को कि वो ज़हनी तौर पर भी तैयार हों, जिस्मानी तौर पर भी तैयार हों इंटरनेशनली जो प्रेशर है उसको झेलने के लिए? देखिए, जिसका कोई ताल्लुक ना हो तो हमारे बोर्ड के अंदर बड़े बड़े लोग आए, वो मुजीबुर रहमान जैसा आ गया जिसको क्रिकेट का पता नहीं। नजम सेठी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है लेकिन ही डजंट अंडरस्टैंड क्रिकेट। जका अशरफ वाज देयर, नो नॉट अ क्रिकेटर। मोहसिन को आप लेके आए हैं, बाकी भी आपने पुराने भी देख लिए। आप देखो, जब तक जो इंसान ग्रास रूट से खेल के ऊपर तक नहीं आया उसको क्रिकेट की समझ नहीं आएगी। जिसने इंटरनेशनल रेपो नहीं रखा उसको क्रिकेट की समझ नहीं आएगी। अगर आप आज के चेयरमैन की बात करते हैं, आज के चेयरमैन को टूल्स अच्छे चाहिए हैं कि जिसके अंदर वो परफॉर्म करें। अब हर मैच चेयरमैन ने तो नहीं खेलना ना जाके। जी जी। आपने जिनको लगाया हुआ सिलेक्टर्स या सिलेक्शन कमेटी बनाई हुई है, ये तो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन उन पे क्या डिपेंड करता है? आपका क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर तो है कोई नहीं। कभी आप एक ट्रॉफी का नाम एक डाल देते हैं, फिर अगले साल उसका दूसरा कर देते हैं। कभी ट्रॉफी चलती है, कभी नहीं चलती है, कभी पेंटेंगुलर है, कभी कुछ है। हम तो क्रिकेट के साथ खेलते हैं, तो हम मोमेंट टू मोमेंट जाके क्रिकेट के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपके पास बड़ा अच्छा एक हफीज कारदार साहब लेके आए थे कि जिसके अंदर आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती थी बैंक्स के अंदर और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, एंड आपको एक सब्सिस्टेंस मिल जाती थी। वो आपने खत्म कर दी। फिर आप अभी लेके आए हैं, मैं तो हैरान हूँ कि वजीर आजम ने इसको इनिशिएट किया और अभी तक वजीर आजम ने किसी को कहा नहीं कि करो भाई, क्यों नहीं करते? ऐसे ही है। देखो ना, जब वजीर आजम एक बात कर रहा है तो व्हाई इज इट नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड? क्रिकेट इज नॉट अ चीप गेम एनी मोर। आपका एक 40-50 हजार रुपए का एक बैट है, को खरीद सकता है। बॉल कितने हजारों रुपए के हैं, ग्राउंड्स आपके पास मुहैया नहीं है, तो आप किस तरह लड़के निकालेंगे आगे से? ये तो जो तुक्के से निकल गया। आपने अपने क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को तकड़ा करना है। आपकी क्लब क्रिकेट जो है लिटरली नॉन एग्जिस्टेंट है। सब प्लेयर्स कहां से निकलते थे? क्लब क्रिकेट से निकलते थे। आपकी लीग्स आपने खत्म कर दी। ये लाहौर के अंदर वजीर अली समर लीग होती थी। साहब, हमारी टीम में यंग खिलाड़ियों का आना और नए खिलाड़ियों का आना कितना जरूरी है? इसी से रिलेट करूंगी जो क्लब क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं। देखो, ये बहुत जरूरी है। इंडिया सक्सेसफुल क्यों है? क्योंकि उनकी बैकअप्स है। आपकी क्या बैकअप है, मुझे बता दें आप। ठीक है, और हम लैक यहीं पे करते हैं कि हमारी बैकअप्स नहीं है और क्लब क्रिकेट जो है वो हमारी बिल्कुल, हम ये कहना गलत नहीं होगा कि जीरो होकर रह गई है। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, और इसके साथ साथ इरफान ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद है। नाजरीन, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।